हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अपने मास्टर पूजी को माफ करने के बाद जाओफैन के मन में जो पिछले 10 सालों से बोझ था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था और अब वो टियानिन टेम्पल में और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर क्विंगन सेक और बाकी सभी गुड फैक्शंस को ये पता चलता कि टियानिन टेम्पल उसकी मदद कर रहा है तो वो सभी टियानिन टेम्पल के दुश्मन बन जाते और टियानिन टेम्पल के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। इस बारे में वो पुहोंग मास्टर से बात करता है तो पुहोंग मास्टर उसे टियानिन टेम्पल से जाने से पहले उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे टियानिन टेम्पल में एक जेड वॉल है, उस जेड वॉल के अंदर बुद्धा की प्योर एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज़ कर कर हम तुम्हारे अंदर की वॉयलेंट एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर जाओफेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो भी इस एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता था। जाओफेन तुरंत उनकी बात को मान लेता है। कुछ दिनों बाद जाओफेन फाजियांग और फाशैन के साथ जेड वॉल की तरफ जाने लगता है। इस दौरान फाजियांग और फाशैन उसे जेड वॉल की कहानी बताते हैं। जेड वॉल की कहानी सुनकर जाओफेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे लगा नहीं था कि जेड वॉल के पीछे इतनी बड़ी और इतनी चौंकाने वाली कहानी होगी। अब आगे ऐसे ही बातें करते करते वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ घंटों तक और आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक वैली के पास पहुंच जाते हैं। अभी के लिए वो जिस जगह पर खड़े थे उस जगह के चारों तरफ सिर्फ कोहरा था, उसके अलावा उन्हें आसपास और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जाओफेन चौंक कर पूछता है, यहाँ कहाँ जेड वॉल है? तो फाजियांग उससे कहता है, जेड वॉल यहाँ नहीं बल्कि वैली के अंदर है। ये सुनकर जाओफेन चौंक जाता है और कहता है, तो हमें वैली के अंदर जाना होगा। तो फाजियांग अपना सिर हिलाता है और वो तीनों वैली के अंदर उड़कर जाने लगते हैं। जाओफेन अभी के लिए काफ़ी हद तक हील हो चुका था, इसलिए अभी के लिए उड़ सकता था। काफ़ी देर तक वो लोग हवा में उड़ते रहते हैं और लगभग 1 घंटे बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। उस जगह के चारों तरफ अभी के लिए सिर्फ कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा इतना घना था कि जाओफेन अगर अपना हाथ तक देखने की कोशिश करता तो उसे अपना हाथ तक नहीं दिखता। वो कहता है, आखिर यहाँ पर कहाँ जेड वॉल है? यहाँ पर तो घना कोहरा है जिसके आर पार तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो फाजियांग और फाशैन उसे रुकने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर तक वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। अचानक से आसमान से एक बहुत ही पावरफुल सन रे आती है और जैसे ही वो सन रे चारों तरफ फैलती है वहाँ का कोहरा गायब होने लगता है। तभी आसमान से एक पावरफुल एनर्जी आती है जो सीधा चारों तरफ फैल जाती है और जैसे वो एनर्जी चारों तरफ फैलती है अचानक से वहाँ फैला कोहरा गायब हो जाता है और जाओफेन को दिखाई पड़ता है कि वो अभी के लिए एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हुए हैं जो अभी के लिए एक फॉर्मेशन में बैठे हुए थे। तभी फाजियांग और फाशैन भी जाकर उनके साथ बैठ जाते हैं। जाओफेन एक डायरेक्शन में देखता है, वहाँ पर पुहोंग मास्टर बैठे हुए थे। पुहोंग मास्टर के साइड में ही फूफेंग बैठे हुए थे। वो लोग अभी के लिए जाओफेन को ही देख रहे थे। जाओफेन को देखकर पुहोंग मास्टर कहते हैं, तो तुम आखिरकार आ ही गए। इस पर जाओफेन अपना सिर हिला देता है और आगे कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ, पर मेरा एक सवाल है, आखिर जेड वॉल कहाँ पर है? यहाँ पर तो मुझे कोई जेड वॉल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पुहोंग मास्टर कहते हैं, तुम्हें बहुत जल्द जेड वॉल दिख जाएगी। तो जाओफेन कहता है, फिर मुझे अब आगे क्या करना है? तो पुहोंग मास्टर उससे कहते हैं, अब तुम्हें बस इस फॉर्मेशन के बीच में जाकर बैठ जाना है और वहाँ बैठकर तुम्हें कल्टीवेशन करनी है, पर उससे पहले हम सभी को इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने दो। ये सुनकर जाओफेन अपना सिर हिला देता है। तो पुहोंग मास्टर वहाँ मौजूद सभी मॉन्क्स को इशारा करते हैं। अचानक से वो सभी मॉन्क्स एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और सभी लोग अपना हाथ आगे करते हैं। अचानक से उनके हाथों से गोल्डन रंग की एनर्जी बाहर आने लगती है जो जाकर आसमान में एक दूसरे से मिलने लगती है। काफ़ी देर तक वो एनर्जी एक दूसरे से मिलती रहती है और अचानक से ही चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी वेव फैल जाती है। वो एनर्जी वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो एनर्जी वेव जाओफेन सहन नहीं कर पाता है और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें बंद करने के बावजूद वो कुछ कदम पीछे चला गया था, लेकिन वो एनर्जी वेव कुछ ही पलों में गायब भी हो जाती है। एनर्जी वेव गायब होने के बाद जब जाओफेन अपनी आंखें खोलता है
तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने अभी के लिए एक बहुत बड़ी वॉल थी, बहुत बड़ी दीवार थी, जिस पर कुछ बुद्धिस्ट मंत्र लिखे हुए थे। लेकिन उन बुद्धिस्ट मंत्र के अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही थी। वो नॉर्मल बुद्धिस्ट मंत्र लग रहे थे, लेकिन वो जेड वॉल काफ़ी ज़्यादा खास थी। देखने में वो जेड जैसी लग रही थी, लेकिन वो जेड वॉल जेड की नहीं थी। उसे बस जेड वॉल कहा जाता था, पर उसे देखकर ही कहा जा सकता था कि ये नेचर का कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। तभी अचानक से उस जेड वॉल के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो चारों तरफ फैल जाती है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वुहांग मास्टर कर रहे थे। जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, अचानक से चारों तरफ से संस्कृत श्लोक गूंजने लगते हैं। अभी के लिए जाओ फैन को ऐसा लग रहा था कि वो संस्कृत गाना सुन रहा है, संस्कृत लैंग्वेज में कोई गाना सुन रहा है। पर जब वो ध्यान से सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये सभी संस्कृत श्लोक हैं। काफ़ी देर तक वो संस्कृत श्लोक चारों तरफ गूंजते रहते हैं। जैसे ही वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, चारों तरफ प्योर बुद्धा एनर्जी फैलने लगती है। जाओफेन जल्दी से जाके फॉर्मेशन के बीच में बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। जैसे ही जाओफेन कल्टीवेशन शुरू करता है, जेड वॉल पर लिखे वो बुद्धिस्ट मंत्र जोर जोर से चमकने लगते हैं। उनके अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और अचानक से हवा में कई सारे बुद्धिस्ट मंत्र प्रकट हो जाते हैं, जिनके अंदर से भी एनर्जी निकल रही थी। वो एनर्जी सीधा जाओफेन की तरफ बढ़ती है और जाओफेन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। अभी के लिए वो एनर्जी जाओफेन के बॉडी के अंदर जा रही थी और उसके बॉडी के अंदर की वायलेंट एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। ये प्रोसेस ऐसे ही चालू रहती है। कुछ समय बीत जाता है। अभी के लिए पुहोंग मास्टर जाओफेन को देख रहे थे। शायद उन्हें कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ये लड़का अभी भी उसे अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये सुनकर पुफेंग मास्टर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है। अभी के लिए हमने जाओफेन के लिए ये बुद्धिस्ट फॉर्मेशन तैयार की, यहाँ तक कि उसके लिए हमने जो हम कभी यूज़ नहीं करते थे, हमारी वो जेड वॉल तक यूज़ की, और अभी के लिए हम उसकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। हम इसकी मदद करने की हर कोशिश कर रहे हैं ताकि ये उस मोती की वायलेंट एनर्जी को दबाने में या डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो। लेकिन जब तक ये लड़का अपने दिल में से उस डीमन को नहीं निकालता है, जो न जाने पिछले कितने सालों से इसके दिल के अंदर बैठा है, तब तक हम इसके अंदर की उस वायलेंट एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमने इसे रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन आगे सब कुछ अब इसी के हाथों में है। पुहोंग मास्टर कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, जाओफेन पूजी का डिसाइपल है, मतलब एक तरह से वो टियानिन टेम्पल का ही हिस्सा है। ऐसे में उसकी मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कहकर वो अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो पुफेंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल। ये कहकर वो भी अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं। अभी के लिए जाओफेन ग्रेट ब्राह्मण विजडम कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और उसका यूज़ कर बुद्धा की एनर्जी सोख कर उस बुद्धा की एनर्जी से अपने अंदर की वायलेंट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। वक्त बीतता जाता है और 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई थी। वुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स के चेहरे पर अभी के लिए चिंता दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि पुहोंग मास्टर समझ गए थे बुद्धा की एनर्जी जाओफेन की मदद तो कर रही है, लेकिन जाओफेन अपने अंदर की उस डीमन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, उसे अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जिस वजह से अभी के लिए बुद्धा की एनर्जी भी पूरी तरह से मोती की वायलेंट एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। अगर जाओफेन इस एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसे अपने दिल के अंदर के उस डीमन को बाहर निकालना ही होगा। अभी के लिए उनके चेहरे पर परेशानी दिखाई पड़ी रही थी, तभी अचानक से जेड वॉल जोर जोर से हिलने लगती है। पुहोंग मास्टर और पुफेंग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो लोग सिचुएशन को संभालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके हाथों से फिसल जाती है। अचानक से जाओफेन के चेहरे पर जो तेज था वो तेज गायब हो जाता है और उसके पूरे चेहरे के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की एनर्जी आ जाती है, जो उसके पूरे चेहरे को चारों तरफ से कवर कर लेती है। वुहोंग मास्टर जल्दी से एनर्जी बढ़ाकर
उस ब्लैक एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। वो ब्लैक एनर्जी रेड एनर्जी में बदल जाती है और बुद्धा की प्योर गोल्डन एनर्जी से फाइट करने लगती है। अभी के लिए फॉर्मेशन के अंदर वो रेड कलर की वायलेंट एनर्जी और बुद्धा की गोल्डन एनर्जी एक दूसरे से लगातार टकरा रहे थे और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से जाओ फैन की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और वो ज़ोरदार तरीके से चीखने लगता है, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। अचानक से उसके शरीर से और ज़्यादा इविल एनर्जी निकलने लगती है और इविल एनर्जी की पावर लगातार बढ़ने लगती है। अभी के लिए ऐसा लग रहा था पिछले 3 दिनों से बुद्धा की गोल्डन एनर्जी जो इस इविल एनर्जी को दबाने की कोशिश कर रही थी, उसका इस इविल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। उल्टा अभी के लिए इविल एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और वो जाओ फैन को हद से ज़्यादा पेन दे रही थी। जाओ फैन लगातार चीखे जा रहा था। जाओ फैन की ऐसी कंडीशन देखकर वुहोंग मास्टर और सभी मोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी को जाओ फैन की चिंता हो रही थी। वुफेंग कहते हैं, वुहोंग मास्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो वुहोंग मास्टर कहते हैं, जाओ फैन को बचाने की हमें पूरी कोशिश करनी होगी। जितना हो सके उतनी अपनी एनर्जी लगाओ और बुद्धा की गोल्डन एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। ये कहकर वो जल्दी से अपने शरीर से बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकालते हैं। बाकी सभी मॉन्क्स भी अपने शरीर से और ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकालते हैं और उसे आपस में मर्ज कर कर जेड वॉल के अंदर डालने लगते हैं ताकि जेड वॉल की पावर बढ़ सके। उनके ऐसा करने से जेड वॉल की पावर बढ़ जाती है और जेड वॉल की पावर बढ़ने से वो गोल्डन एनर्जी जो जाओ फैन की वायलेंट एनर्जी को दबाने की कोशिश कर रही थी वो भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही गोल्डन एनर्जी बढ़ती है, अचानक से वो वायलेंट एनर्जी भी बढ़ जाती है और दोनों फिर से आपस में टकराने लगते हैं। इससे जाओ फैन का दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अभी के लिए बुद्धा की गोल्डन एनर्जी चाहकर भी जाओ फैन की वायलेंट एनर्जी को कमज़ोर नहीं कर पा रही थी। उल्टा जितनी ज़्यादा वो पावरफुल होती थी उतनी ही ज़्यादा वायलेंट एनर्जी पावरफुल होती जाती थी। वुहोंग मास्टर या किसी ने भी इतना नहीं सोचा था कि ये मोती इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। उन्हें लगा था मोती पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर की वायलेंट एनर्जी एक हद तक ही पावरफुल होगी, वो बुद्धा की एनर्जी के सामने कमज़ोर पड़ जाएगी। और अभी के लिए ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। वुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स लगातार अपने शरीर की बहुत सारी गोल्डन एनर्जी बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इस वायलेंट एनर्जी को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे थे। इधर जाओ फैन को अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के हज़ारों टुकड़े किए जा रहे हों। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर अभी के लिए काला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर अभी के लिए बुरी तरह से कांप रहा था। जाओ फैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस दर्द दर्द और दर्द ही महसूस हो रहा था। इधर वो वायलेंट एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसके इतने ज़्यादा बढ़ने की वजह से अभी के लिए आसमान में काले बादल तक छा गए थे। काले बादल लगातार बढ़ते रहते हैं और काफ़ी देर तक इसी तरह बढ़ने के बाद अचानक से उनके अंदर बिजली कड़कने लगती है। कुछ ही पलों में वो काले बादल आसमान से नीचे आने लगते हैं और जाओ फैन के सर के ऊपर इकट्ठा होने लगते हैं। अचानक से वो काले बादल ज़ोर ज़ोर से घूमने लगते हैं और एक बहुत बड़े बवंडर में बदल जाते हैं, जो अभी के लिए जाओ फैन के सिर के ऊपर था और उसके सिर के ऊपर लगातार घूमे जा रहा था। अचानक से उन बादलों के अंदर से भी एक एनर्जी निकलने लगती है जो सीधा जाओ फैन के ऊपर गिरने लगती है। उस एनर्जी की वजह से जाओ फैन का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये दर्द हर सेकंड के साथ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जाओ फैन को अभी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। इधर वुहोंग मास्टर और बाकी सभी मॉन्क्स लगातार कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को कंट्रोल करने की और सिचुएशन उनके हाथों से निकलती ही जा रही थी। लेकिन तभी वुहोंग मास्टर को कुछ सूझता है और वो करने का डिसाइड करते हैं। वो सभी मॉन्क्स को इशारा करते हैं और मॉन्क्स उनका इशारा समझ जाते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।